अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। हाउ इज इट गोइंग? सुनने में आ रहा है कि सर्दी जो है ना वो प्रॉपर अब पड़ चुकी है और सर्दियों का मौसम जो है वो आ चुका है। कैन वी जस्ट से अब्दुल्ला, कैन वी जस्ट से कि हमारा भी आ गया? बिल्कुल हमारा आ गया है और खुनकी सी महसूस हो रही है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अभी भी कराची में पंखे चलना बंद नहीं हुए हैं। सो ऑफिशियली दोपहर को तो और शाम में भी। सो ऑफिशियली हम सर्दी सर्दी तभी अनाउंस करेंगे जब पंखे चलना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आई डोंट थिंक दैट टाइम इज गोइंग टू कम। नहीं, that would come obviously, that comes every year। क्या हो गया, हम ठीक ठाक स्वेटर और हुडी वाली सर्दी भी आती है, आप भूल रही हैं। अब पिछले 1-2 सालों से एक्चुअली ये होना स्टार्ट हो गया। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट एंड एक्साइटेड फॉर इट एज वेल, क्योंकि हमारा वो जो दौरानिया है वो ज़रा कम ही रहता है, ओनली लाइक अ मंथ और 2 months मे बी। लेकिन वैसे इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ कोर्स ठंड जो है वो पड़ना शुरू हो गई है। अच्छा, अब आज सुबह मैंने चूल्हा जलाने की कोशिश की तो चूल्हा नहीं जल रहा था ऑब्वियसली, और रात के औकात में अब वैसे पिछले साल से बेहतर मामलात मुझे इसलिए लग रहे हैं, या तो मेरी अपने मोहल्ले की लाइनों का कुछ इशू था पिछले साल जो हमने रिजॉल्व कराया। लोड मैनेजमेंट देखिए हुए बगैर कोई चारा नहीं है, मगर पिछले साल मेरे घर 5 महीने एक कतरा गैस नहीं आई थी, मतलब आँच भी नहीं थी कि पानी गर्म किया जा सके। इस मरतबा गैस जाती है मुख्तलिफ औकात में, अगर आप उन्हीं औकात में अपना काम मैनेज कर लें जिस वक्त गैस आ रही हो तो फिर एटलीस्ट आपका ज़िंदगी का पहिया जाम नहीं होता। सो हम यही कहेंगे कि हमें पता है कि गैस की किल्लत है, शॉर्टेज भी होगी, लेकिन ये जो लोड मैनेजमेंट का निज़ाम है ना, इसको और बेहतर बनाया जाए और ऐसे इलाके ना हो जहाँ पे सिरे से गैस आए ना, और ऐसे इलाके बाज होते हैं जहाँ पर गैस जाए ना। ऐसे इलाके हैं जहाँ सिरे से गैस नहीं आ रही, बिकॉज माई स्टाफ जहाँ वो रहते हैं, बिकॉज अब डिमांड जो है ऑब्वियसली इतने मुश्किल वक्त हैं कि स्टाफ के डिमांड भी होते हैं और फिर आप पूरे भी करते हैं, तो वहाँ उनके यहाँ बिल्कुल उनके मोहल्ले में कोई गैस नहीं आ रही और अब ज़रूरत पड़ गई है कि वो चूल्हे जो होते हैं सिलेंडर वाले वो ख़रीदे जाएँ। सो ऑब्वियसली वी आर हेल्पिंग देम आउट, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देयर आर प्लेसेस जहाँ बिल्कुल गैस नहीं आ रही। अच्छा, इसने समझा कि मैं इससे कुछ बात कर रही हूँ ना, तो वो अच्छा। मीनवाइल आपको पता है तोशा खाना और इससे जुड़े मामलात पर तो हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे ही, फिर उमर फारूक ज़हूर और फवाद चौधरी की व्हाट्सएप चैट और दीगर मामलात पर भी बात करेंगे। लेकिन इस सारे हंगामे में क्या किसी की तवज्जो है कि पाकिस्तान का 5 साल का क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है? क्या किसी की तवज्जो है कि हमारे मौशी मामलात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं? सो अगर इन सारी ख़बरों से ज़रा फुर्सत मिले तो मेरा ख़्याल है कि हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे वज़रा हैं और हमारे ओहदेदारान हैं और पर्टिकुलरली इसहाक़ डार साहब को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए कि जितनी भी इस टर्म रह गई है, इस गवर्नमेंट की टर्म, आगे हमारे मौशी मामलात किस तरह संभालेंगे, क्योंकि अभी तो लिटरली वही स्टेज है कि संभालना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो वही स्टेज है कि अपनी पर्सनल इश्यूज़ पे पड़े हुए हैं। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली होगी जिसमें फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी जो थे वो मतलब कि वन अपमैनशिप हो रही थी दोनों की कि कौन ज़्यादा अच्छी तरह बताएगा ये तोशा खाना वाली सिचुएशन की असलियत क्या है। ऑफ कोर्स देयर वर्जन ऑफ द असलियत। सो एक दफ़ा आपको उसका फॉलो अप ज़रूर देना चाहेंगे, क्योंकि इमरान खान ने तोशा खाना से कैसे फ़ायदा उठाया, कितनी रकम कमाई, कीमती अशिया कैसे करोड़ों के दामों कौड़ियों के दामों रादर जो है वो बेची है, और ख़ास तौर पर करोड़ों रुपए की घड़ी की फ़रोख्त मुल्की सियासत का मरकज़ बनी है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रही और अब एक नया स्कैंडल सामने आ गया है। इमरान खान से घड़ी खरीदने वाले उमर फारूक से फवाद चौधरी के मुसलसल राब्तों के मुबैना सबूत सामने आ गए हैं। और जब फवाद चौधरी उमर फारूक को झूठा करार दे रहे थे, लेकिन उससे चंद घंटे पहले उन्हें अपना भाई बता रहे थे, इनकी कंफ्यूजन ख़त्म नहीं होने वाली। वैसे एक बात बताऊं, ये तो टिपिकल पीटीआई बिहेवियर है कि वो मुख्तलिफ लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। पहले कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाते हैं मुख्तलिफ अशख़ास पर, उन्हीं अशख़ास से उनके रहनुमा मीटिंग्स की मुलाकातों के किस्से सुनाते हैं कि 2 घंटे मुलाकात हुई और 3 घंटे मुलाकात हुई। फिर वो आला ओहदेदारान को भरे जलसे में काफ़ी कुछ कहते हैं और पसे पर्दा उनसे मुलाकात कर रहे होते हैं। और फिर उमर फारूक ज़हूर वाला भी यही मामला आया कि हो तो तुम बहुत बुरे, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज पे तुम मेरे भाइयों जैसे हो। अजीब व गरीब किस्म की बातें। एनीवे, अब तो सब कुछ सामने। आपको जल्दी से एक रीकैप देना चाहते हैं कि मंगल को उमर फारूक ने तोशा खाना की घड़ी फरागोगी के जरिए खरीदने का इंकशाफ किया। तो इसके फौरी बाद फवाद चौधरी हरकत में आए और उमर फारूक से रब्ता किया और उनसे इमरान खान का नाम ना लेने की मिन्नतें भी करते रहे और पूछा
की हो गया जी, मतलब ये उनकी जरा फ्रैंकनेस आप देखें। हाँ बिल्कुल वही वाला था। और शहजाद अकबर तक तो ठीक है, लेकिन इमरान खान क्यों, मतलब उनका नाम लेने की क्या जरूरत है। जियो न्यूज़ ने उमर फारूक से व्हाट्सएप गुफ्तगू करने वाले शख्स का नंबर चेक किया तो वो भी फवाद चौधरी का ही निकला। क्योंकि आपको पता है कभी इम्कान होता है ना कि कोई भी नंबर फवाद चौधरी के नाम से सेव कर लिया जाए और उसके बाद एक कॉन्वर्जेशन क्रिएट कर दी जाए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप व्हाट्सएप की पिक्चर वाली डिटेल में जाएंगे तो वो नंबर सामने आ जाता है। तो वो तमाम तस्वीरें उमर फारूक ज़हूर ने जियो न्यूज़ को भेजी और इसीलिए हम यहाँ पर आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं या इसका तस्करा भी कर रहे हैं। अदरवाइज we really don't believe in sharing personal conversations etc etc and pictures and videos and everything। बात इतनी गहरी होगी है कि ज़रूरी है अभी तो। और दोनों के दरमियान बाय द वे माजी की व्हाट्सएप चैट में और भी इंकशाफात हुए और कुछ कारोबार करने की बातें भी होती रहीं, लेकिन फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर एक लफ्ज़ नहीं बोले। और उधर इमरान खान की सुन ले कीमती सऊदी तहाइफ कौड़ियों के मोल बेचने का मामला उठाने पर वो आपे से बाहर हो रहे हैं और शाहजेब खानजादा जंग और जियो ग्रुप पर मुकदमा करने का ऐलान भी कर दिया उन्होंने। और फिर आपको पता ही है जियो और जंग ग्रुप को काफ़ी तजर्बा है लंदन में केसेस लड़ने का और अल्लाह का फजल है कि उनको जीतने का भी। तो एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने भी साफ साफ कह दिया है कि इमरान खान जहां मुकदमा करना चाहते हैं करें, क्योंकि कच्ची गोलियां तो ये भी नहीं खेलते। खान साहब को मैं जरूर कहूंगा कि वो बिल्कुल उनका कानूनी हक है, वो जाके जिस अदालत में जाएं वो कार्रवाई करें, हमारे ऊपर केस करें। मैं जब कोई स्टोरी करते हैं उस पर पूरी मेहनत करते हैं, पूरा काम करते हैं, सिर्फ उसके कानूनी पहलू ही नहीं उसके इखलाकी पहलू का भी जायजा लेते हैं। हम लीगली इसका सामना करेंगे। खान साहब जहां जाएं, जिस अदालत में जाएं, हम लीगली अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि हमने अपने लॉयर से बात करके ये स्टोरी की है। अब बात ये है कि इस तरह की बयानबाजी कर ली जाए या फिर जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं मुकदमात करेंगे, या फिर इस मामले में जो भी हकीकत है, जिस शख्स को भी आपने ये घड़ी बेची है उसकी तफसीलात, उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मंजर आम पर ले आएँ। क्योंकि जब हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट आउट ऑफ टाइम जिना सुपर पे भेजते हैं तो वहाँ पर दुकान का प्लस्तर तक उतरा होता है। क्या उस दुकान के पास इतने वसाइल थे कि वो 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी खरीद सकता? अगर थे तो उसने कौन से बैंक से रकम निकाली या वो ज़ेरे ज़मीन दुकान में दफन करके बैठा हुआ था? वहाँ जो मौजूद लोग हैं, एजाज सैयद हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के मुताबिक, वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये दुकान 2020 में पिछले मालिक बेच कर चले गए। तो क्या इन मामलात पे सवालात उठते हुए किसी भी सी शऊर इंसान को नज़र नहीं आते? ये मामला बयान दर बयान से नहीं, सबूत फराहम करने से बहुत आसानी से हल हो सकता है। और फिर मुख्तलिफ इंस्टाग्राम पेजेस की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि जनाब घड़ी तो यहाँ बिक रही थी और घड़ी वहाँ बिक रही थी। ये बात वाज़ेह रहे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम करने लगे हैं यहाँ पे कि ये पूरा सेट है। ये घड़ी यकता अलग होकर नहीं बिकी है, ये पूरा सेट इंक्लूडिंग द कफलिंग्स, इंक्लूडिंग द 7.8 और मोर कैरेट सॉलिटेयर डायमंड रिंग एंड 1400 से जायद हीरो से जड़ा पेन, ये पूरा सेट तोहफों में दिया गया था और ये पूरा सेट एज इट इज उमर फारूक ज़हूर के पास मौजूद है। सो जब आप ये बात करते हैं कि जनाब घड़ी इसको बेची और घड़ी उसने आगे से कहां भेज दी, तो घड़ी तो उसने किसी और से ले ली, लेकिन वो कफलिंग्स, वो करोड़ों रुपए की अंगूठी और वो पेन, वो इस आदमी तक कैसे पहुंचा? इंडिविजुअली हर चीज ये पूरा सेट था। बिल्कुल, अगर देखी जाए तो ये बहुत ही प्राइसलेस किस्म की है। बहुत सी बातें हो रही हैं, तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया, एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन। लेकिन फवाद चौधरी ने उमर फारूक ज़हूर पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि पूरा ये एक केस बना दिया जाए। सुने क्या कहा। उमर ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फैमिली रहती थी, 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में क्रिमिनल केसेस में। ख़ुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उमर ज़हूर नॉर्वे को छोड़ के वो दुबई में आकर रहने लगा। इन तमाम हालात के पेश नज़र हमने ये फ़ैसला किया है, हम उमर ज़हूर के ख़िलाफ़ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं और जंग ग्रुप के ख़िलाफ़ हम लंदन में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं।
सो लेट्स सी के फवाद चौधरी साहब, जिनको अपना भाई करार देते रहे हैं, जिनसे मुख्तलिफ औकात पे बिजनेस शुरू करने की बातें करते रहे, वैसे कितना दुख होता होगा ना, बड़ी मुश्किल जॉब है इन पॉलिटिशियंस की। किस तरह ये अपने रिलेशनशिप्स आई वंडर मैनेज करते हैं कि जिन लोगों से दोस्तियां भी होती हैं फिर उनके खिलाफ भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी पड़ती हैं। और उसके बाद फिर बात ये है कि दोस्तियां भी लाइक माइंडेड लोगों से ही होती है ना, तो आप लोगों के राब्ते तो हमेशा से चल रहे थे। अब अगर आपका काम नहीं चला या आप बड़े खौफजदा हो गए हैं कि भाई दूसरे ने तो सब कुछ बता दिया है, तो फिर उससे बिल्कुल एक कन्नी कतरा लेना और बिल्कुल पीछे हट जाना कि जी हम तो जानते नहीं हैं और ये हैं तो इनके भाई ये थे, तो मतलब व्हाई वर यू फ्रेंड्स इन द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज़ लाइक माइंडेड लोग दोस्ती करते हैं। सो इन मामलात में म्यूचुअल इंटरेस्ट्स थे। कन्नी कतरा लेना बेहतर होता है, मतलब किसी के खिलाफ इस तरह से बोलते ना रहे, बोलना जरा और मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ होता है। और अगेन मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जहाँ मुख्तलिफ पेजेस, आपको पता है कि इस घड़ी को मुख्तलिफ ज़राए से उमर फारूक ज़हूर तक पहुँचने की बातें कर रहे हैं, तो वो घड़ी की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वाज़ेह रहे कि ये एज इट इज़ सेट दिया गया था MBS की तरफ से उस वक्त के वज़ीर आज़म को, जिसमें घड़ी की मालियत तो है ही अहम, लेकिन एट द सेम टाइम वो सैकड़ों हीरे से जड़े हुए पेन, कफलिंग्स और अंगूठी की मालियत भी है। सो ये एज इट इज सेट मौजूद है उमर फारूक। अच्छा, जुल्फी बुखारी की भी 2 सेंट सुन लेना, क्योंकि वो भी कोई जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, अब ये भी सुने। जिस डीलर को ये 5 करोड़ 70 लाख में ये बेचा गया, और मेरी इत्तला के मुताबिक उस डीलर ने इसको सेट को आगे बेचा है, शायद इन्हीं हजरात को, वो 6 करोड़ 10 लाख पे बेचा है। और वो डीलर भी जो था, उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी मुल्क से भागे हुए हैं, वो भी दुबई में है, क्योंकि जब हमारी हुकूमत गई तो FIA ने उस ज्वेलर के जो डीलर होता है उसको भी उठा लिया था, उसको अंदर भी किया हुआ था काफी देर से। उसके बाद जब उसको छोड़ा तो वो मुल्क डर के मारे मुल्क छोड़ के बाहर भागा हुआ है। उनसे भी इंशाल्लाह आज राब्ता होगा और हकायक पता चल जाएंगे कि उन्होंने किसको बेचा, एग्जैक्टली कितने के बेचा, लेकिन जो मुझे अभी तक पता चला है वो 6 करोड़ 10 लाख पे बेचा है। और उस डीलर का नाम भी पता है, उनका नंबर भी पता है, उनको दुबई में उनका पता भी पता है। तो इंशाल्लाह ये भी हकायक सारे सामने आ जाएंगे, तो ये झूठ भी आपके सामने अनअर्थ हो जाएगा। पता है, ये इन्फॉर्मेशन अगर फराहम करती जाए तो बड़ी अहम होगी, क्योंकि वो आउट ऑफ टाइम वाले तो कहते हैं जनाब जिनकी दुकान थी वो बेच के चले गए। अब मुझे बताइए कि उस कच्ची रसीद पे एतबार किया जाए जो कि आउट ऑफ टाइम के नाम से लिख कर जारी की जा रही है मीडिया के लिए, या फिर उस फिजिकल एविडेंस पे एतबार किया जाए या उस टेस्टिमनी पे एतबार किया जाए। पाकिस्तानियों कितनी बार हम सारों ने मिल के ये सुना है, जी हमें पता है कि कौन है, सिर्फ इस केस की बात नहीं हो रही, लेकिन हम नाम अभी नहीं बताएंगे। व्हाई आर यू प्रोटेक्टिंग द अदर पर्सन? टेक द नेम। अब तो आप लोग खुद फंस गए ना, तो दूसरे का नाम तो लो। ये अजीबो गरीब किस्म की कौम को आरे लगा के आगे बिठा के कह देना कि जी नाम अभी हम नहीं ले सकते, हमें नंबर भी पता है, वो भाग भी गए, दुबई में किधर रहते, टेक द नेम। तो ये आर्बिट्रेरी, बिकॉज इससे हमें ये नजर आता है कि अभी आपके दिमाग में स्टोरी बन रही है, अभी पकी नहीं है पूरी तरह। तो जैसे जैसे उसके ताने बाने बुने जाएंगे वो मंजर आम पर आई जाएगी, लेकिन FIA से भी हम राब्ता करेंगे और FIA से पूछेंगे कि भाई आपने किसी घड़ी डीलर को उठाकर रखा हुआ था, क्या इस बात में कोई सदाकत है, और जब छूटा तो मुल्क से बाहर भाग गया, क्योंकि अगर कोई ऐसा शख्स है तो उसकी तफसील मंजर आम पर आनी चाहिए, और ना सिर्फ उसकी तफसील आनी चाहिए, उसने ये 5 करोड़ 70 लाख रुपए जो जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं किस तरह से पे किए हैं, उसके पास क्या कैश अमाउंट रखी हुई थी, उसने मुख्तलिफ बैंक से पैसे निकाल कर दिए हैं। सो हाउ डिड दैट प्रोसेस हैपन? अच्छा, इन द मीन टाइम हुकूमत का रद्द अमल भी सुनना है। तोहफे की अपनी एक सेंटिटी होती है, उसका एक और ख़ुसूसन एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने दिया है, उसको बंदा सारी उम्र चेरिश करता है, जब तक ज़िंदा रहता है वो उसके लिए एक फ़ख्र की बात होती है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस ने उनको भी मैनिपुलेट किया, कभी 20% कर दिया जब खुद लेना था, कभी 50% कर दिया, और डेट्स जो है इस तरह मैनिपुलेट की कि ताकि ये 20% पे ख़रीद सकें। अब ये सवाल पैदा होता है कि जहाँ से ये इन्होंने पैसे लिए और जब डिपॉजिट कराए, जो है हुकूमत के ख़जाने में जो पैसे इन्होंने डिपॉजिट कराए, उनकी डेट्स क्या हैं? यानी जो पैसे वहाँ से उमर फारूक साहब से लिए और जो डिपॉजिट करवाए
वो उनमें क्या फ़र्क है, कौन सी पहले डेट है और कौन सी बाद में डेट है। इमरान खान को जब पता चला कि तोशा खाने से मेरा काम खराब हो गया है, अब तो जो तोहफे मैंने लिए थे और बेचे थे वो दास्तान खुलने लगी है, तो वो काम जो उन्होंने बहुत पहले करना था। यानी क्या हुआ, तोशा खाना से कहा गया कि हमने तोहफे लिए हैं, उसके कानून के मुताबिक 20% रकम अदा की है और वो रकम अदा करने के बाद हमने वो तोहफे लिए हैं, घड़ी ली है, वो पेन लिया है, वो अंगूठी ली है, वो कफलिंग्स लिए हैं, काफी दास्तान है उसकी। और वो हमने तो जी उसके को जो कीमत थी वो 10 करोड़ थी, हमने 2 करोड़ जमा कराया है और वो लेके बेच दिया गया है। इस्लामाबाद के एक जो ज्वेलर था या कोई घड़ी वाला था, उससे उसकी कीमत लगवाई गई। ऐसे तहाइफ जो मखसूस लोगों के लिए बनते हैं वो मार्केट के आइटम नहीं होते कि उनकी कीमतें लिखी हुई हों, वो लिस्टेड आइटम्स नहीं होते। वैसे आपने ये भी कभी तारीख में सुना है कि सरकारी अप्रेजल एक चीज़ का या एक तोहफे का 10 करोड़ रुपए में हो और उसको बेच दिया जाए 5 करोड़ 70 लाख में? मतलब जो सरकारी अप्रेजल था एटलीस्ट वो कीमत तो अटेन करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। वो अच्छा नहीं लगा ना, वो हमारे मुताबिक नहीं था बेसिकली। आई वंडर कि 2 करोड़ रुपए उसके 10 करोड़ के अप्रेजल के एवज देकर 20% जो बनता है और उसके बाद 5 करोड़ 100 समथिंग में बेच दिया जाए। बाय द वे आपको याद रहे कि इलेक्शन कमीशन तोशा खाना के रेफरेंस में इमरान खान साहब को नाअहल करार दे चुका है। इससे पहले तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कल इनके से मंसूब मुख्तलिफ रसीदें जो हैं यही आउट ऑफ टाइम वाली सामने लाई जा रही थी कि जनाब तलत साहब ने जो हैं ये रसीदें सबसे पहले पेश की थी और कासिम अब्बासी के पास भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो तलत साहब आप ये बताइएगा, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया का शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि तोशा खाना में घड़ी फ़रोख्त करने वाली कहानी जब सामने आई थी तो आपने भी, हमें याद है, इब्तदाई दिनों में अपने प्रोग्राम में बताया था कि जनाब किस तरह से इस्लामाबाद में एक डीलर को ये घड़ी बेची गई और ये रसीद आउट ऑफ टाइम वाली आपने भी अपने सोशल मीडिया और अपने प्रोग्राम में फिर चलाई थी। तो क्या मामला है, आपको अंदाज़ा था उस वक्त के इस घड़ी की असली मालियत क्या है, इसका असल ख़रीदार जो अब सामने आया है उस डॉक्यूमेंट की रोशनी में उसकी क्या अहमियत है? क्या वो टेस्टिमनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करेगी या फिजिकल एविडेंस या फिर वो रसीद जो आप पहले दिखाते रहे हैं? सर ये भी वैसे हालात का क्या बहाव है कि पीटीआई मुझे कोट करके कह रही होगी कि देखें कितनी सच्ची बात वो कर रहे थे। तो या तो मेरे तमाम ट्वीट्स, तमाम तज्जिए और दूसरी डॉक्यूमेंट्स को भी इंडोर्स करें ना, तो फिर तो मैं कहूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई के हवाले से वो उनको जचेगी। तो वो करते नहीं है। तो ये सिलेक्टिव यूज़ है इंफॉर्मेशन का। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जिस रसीद को मैंने ट्वीट किया था जिसका आप हवाला दे रहे हैं, वो रसीद इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के तोशा खाना के जो फाइल्स हैं उसके अंदर ख़ुद छोड़ी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि उनको ये रसीद वहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर उन्होंने ये घड़ी बेची तो वो ज़ाती हैसियत में बेची, उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना समझ से बालातर है। तो ये रसीद इमरान खान ने जो फाइल्स छोड़ी थी पीएम हाउस में, वहाँ से निकली। तो जब ये निकली तो फिर हमने इसको ट्वीट भी किया दूसरे सहाफ़ियों की तरह, जिससे मुराद ये नहीं है कि ये हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पर सनद थी कि ऐसा मामला ही हुआ होगा। लेकिन उस वक्त की मालूमात तक की हद तक हमें लगा कि इमरान खान ने ये वाक़तन एक जनाब सुपर में एक मार्केट है उसके ओनर को बेची है। अब जो नई मालूमात सामने आई हैं उसके तहत तो हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा डिसेप्शन था जो क्रिएट किया गया। इस रसीद का जो ज़ाती ख़रीदो फ़रोख्त पर मबनी है, इसको ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना और ये तासुर देना कि जिस तरह वाक़तन 10 करोड़ का माल था जो हमने 5 करोड़ में बेचा और ये रसीद उसकी मौजूद है, 2 करोड़ जमा कराकर हमने तमाम जो प्रोसीजर्स हैं उनके मुताबिक काम किया। अच्छा तला साहब, विल गो विद द डिसेप्शन पार्ट ऑफ इट। डेफिनेटली ये मिसलीडिंग और डिसेप्शन ही थी, क्योंकि अब जिसने ख़रीदी है वो तो सामने लाके, मतलब इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि वो पूरा बॉक्स जो है वो दिखा रहा है। हाउ डिड ही कम अक्रॉस इट? नॉट ओनली द बॉक्स, द अदर थिंग्स एज़ वेल। और स्टोरी ऑब्वियसली सामने आने के बाद आपको पता ही है खान साहब और उनके साथियों का रद्द अमल क्या है वो सारों ने देख लिया। लेकिन बुनियादी बात तो यही है कि इस मामले में जवाब दे वो खुद ही हैं, वो खुद ही बता सकते हैं कि क्या हुआ था। तो क्या अब तक के रद्द अमल में वो तसल्ली बख्श जवाब दे चुके या अभी भी कुछ सवाल जो हैं वो बाकी हैं जिनका इमरान खान को जवाब देना चाहिए? क्योंकि इफ़ यू आस्क अस द लिस्ट इज़ लॉन्ग, इसमें तो अभी तो सच्चाई सामने आई नहीं है। सवाल उस वक्त भी मौजूद थे, सवाल अब भी मौजूद हैं। सवालों का स्कोप जो है और साइज़ जो है वो बहुत बड़ा हो गया।
पहले तो सवाल ये था ना जी कि आपके पास घड़ियाँ आई, तोहफ़ आए, आपने तोशा खाना में उनको जमा क्यों नहीं करवाया, क्योंकि उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दूसरा सवाल ये था कि आपने एवेल्यूएशन जब करवाई तो किस बुनियाद के ऊपर करवाई, और वो क्या अपने मन पसंदीदा जो नंबर्स है उसके मुताबिक आपने करवाई। फिर ये कि आपने सऊदी अरब से आने वाला जो तोहफ़ा है 10 करोड़ का खुद एवेल्यूएट करवाया, उसको 5 करोड़ में बेच दिया। तो भाई जिसकी एवेल्यूएशन 10 करोड़ की है, आप क्यों इतने फराख दिल थे कि आपने उसको 5 करोड़ का बेच दिया? ये सवाल उस वक्त भी मौजूद थे। अब जो सवाल हैं वो ह्यूज हैं। अब हमें पता चल रहा है कि ये तो ग्राफ कंपनी के डायमंड्स हैं, और अपना एस्टिमेट उस कंपनी का ये है कि 280 करोड़ के करीब हैं। $2 मिलियन का बायर सामने आ गया है। उसने बताया है कि फराह गोगी ने बराह रास्त उनसे रब्ता किया, वो मैं बता रहा है कि हज़ार के नोट हमने 2 लिफाफों के अंदर डाले हैं और फराह गोगी के हवाले किए हैं, बैंक ट्रांजैक्शन हमने नहीं की। अब तो सवाल ही और किस्म के हैं कि फराह गोगी के ज़रिए गिफ्ट वहाँ तक पहुँचे कैसे, और फिर वो पैसे अनडिक्लेयर्ड $2 मिलियन जो हैं उनके बराबर के जो दिरहम है वो पाकिस्तान में आए कैसे, और वो पैसे हैं कहाँ पे, टैक्स में डिक्लेयर क्यों नहीं किए हुए? अच्छा तलत साहब, एक रिवायती अंदाज़ है, आपको पता ही है तहरीक इंसाफ इस इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल भी 3 स्टेप अपने फार्मूले के तहत दे रही है। पहला ये है कि ऐसा हुआ नहीं, दूसरा ये कि ऐसा हुआ है तो पुराने वाले कौन से दूध के धुले हुए थे, और तीसरा ये है कि सवाल पूछने वाला लिफाफी है या फिर उसकी ऐसी की तैसी कर दी जाए, उसको बहुत कुछ कहा जाए, यहाँ तक कि धमकियाँ भी पहुँचाई जाएँ। क्या इस मामले में भी यही फार्मूला चल जाएगा या फिर इस मरतबा कोई मुश्किल क्रिएट हो सकती है? देखें, जो बातचीत हुई उमर फारूक की, हमने भी उनके साथ बात की, दूसरे एंकर्स ने भी बात की। मैंने वाज़ेह अंदाज से उनसे पूछा कि भाई इमरान खान ने जो धमकी दी है आपको कि आप फ्रॉडस्टर हैं, तो आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है? मैं आपको बता सकता हूँ कि वो तो बिल्कुल पुरसुकून है। वो कहते हैं मुझे पता है मेरे पास क्या पोजीशन है, मुझे पता है ये किस तरीके से मेरे पास पहुंची है, मुझे पता है मैंने पैसे दिए हैं, मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त है, और ये वही वाले आइटम्स हैं जो MBS ने इमरान खान को दिए। तो ये जो 3 स्टेप अप्रोच है ये वक्ती तौर पर तो चल जाती है, लेकिन इस केस में मेरे ख्याल में वक्ती तौर पर भी नहीं चल रही। जिस तरह मैंने कहा कि सवाल जो है वो ह्यूज है, इसके अंदर इखलाकी पहलू तो खैर अब हम डिस्कस कर ही नहीं रहे। इतनी मुकद्दस इबादतगाह जिसके ऊपर हम सर झुकाते हैं, वो आप अपनी कलाई पर सजा सकते थे, वो पाकिस्तान के म्यूज़ियम में रख सकते थे, उसको आपने ऐसे बेच दिया कि जैसे वो बिल्कुल चोरी का माल है। शेडी कैरेक्टर्स के ज़रिए आपने वो शेडी डील की। तो इस मरतबा मेरे ख्याल में ये 3 स्टेप अप्रोच चलेगी नहीं। चलें, लेट्स सी क्या होता है। और हम ये कहना चाहेंगे जहां हुकूमत और हुकूमती वज़रा और क्या होते हैं हुकूमती मुअव्विनीन खुसूसी इस मामले में इन्वेस्टेड हैं, वहीं मुल्क में दीगर मामलात में भी ज़रा इंटरेस्ट शो करें। अगर ज़रूरी तो नहीं है कि एक फैक्ट्री हो, आप तसव्वुर कर लें कि उसमें एक कमरे में कोई काम हो रहा हो तो पूरी फैक्ट्री जो है काम धंधा छोड़ के उस कमरे में घुस जाए और वहीं पे तमाम तर तवज्जो मरकूज़ कर ले। हमारी कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के मौशी हालात और दीगर मसाइल भी अपनी जगह हैं, सो उन पे भी बात होनी चाहिए जहां इस मामले पर रोशनी डाली जा रही है। मीनवाइल हम यहाँ फिर ये कह दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा या फिर इमरान खान साहब या फवाद चौधरी अगर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं तो जियो न्यूज़, और अभी चूँकि हमने बात की है और इस प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं तो जियो पाकिस्तान आपके लिए अवेलेबल है। आपको पता ही है, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। मूविंग ऑन, और भी बहुत सी बातें हैं जो हमने करनी है, और आपको पता है कि जॉयलैंड की बहुत बात हो रही है और फिल्म को रोक दिया गया था फ्रॉम रिलीज़, बट नाउ इट सीम्स एवरीथिंग इज सेटल्ड, और अब वो अपने जिस वक्त पे रिलीज़ होनी थी, जिस दिन विच इज़ टुमारो आई गेस, रिलीज़ होगी। और आलमी सतह पर कई अवार्ड अपने नाम करने वाली पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड को पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर जो है वो रिलीज़ करने का हुक्म भी जारी कर दिया, नुमाइश के लिए इजाज़त दे दी है, और उसके बाद इसकी इजाज़त दी गई है। वो तो हमने आपको कल ही बता दिया था कि एक पूरी कमेटी बिठाई गई थी जिसमें हमारे लॉ मिनिस्टर, बहुत से लोग थे, फुल बोर्ड हाई लेवल इसको आई गेस उन्होंने देखा है दोबारा और जायज़ा लिया है। कुछ सीन्स जो है, कुछ हिस्से जो हैं वो उन्होंने हज़फ करने के बाद नुमाइश की इजाज़त दी है, और अब आप जाके मूवी देख भी सकेंगे और फाइनली ये भी डिसाइड कर सकेंगे कि इस मूवी पे इतने एतराज़ात थे क्यों।
इसलिए आई वुड एक्चुअली इनकरेज, आई विल बी यू नो वॉचिंग दिस मूवी। आई वांटेड टू वॉच दिस फिल्म। एक तो ऑब्वियसली क्योंकि पूरी दुनिया को इतनी पसंद आई है तो एक क्यूरियोसिटी भी है, और इसमें क्या इतना एतराज़ था कि इसको आने से पहले चले जी, अब तो आई गेस इट्स ओवर, और आने वाले दिनों में किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट को इस स्ट्रगल से ना गुजरना पड़े। मतलब देखिए बाकी फिल्में जो रुकी हुई हैं उनके लिए भी मौका अच्छा है कि आप भी ट्राई करें, स्पेशली जिंदगी। और देखिए आई वंडर के people who have not watched this film were making allegations। भाई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में ये फिल्म लगी है, बट आई वंडर एंड आई रियली डाउट कि जिन लोगों ने शिकायत जमा कराई थी उनमें से किसी एक ने भी ये फिल्म देखी थी। अगर ये फिल्म बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों तक नहीं पहुंची पाकिस्तान में तो अच्छा अभी हमने आप तक कैसे पहुंच गई थी बारे में बात कर ली ना, तो अब मजीद मूव ऑन करते हैं वरना फिर हम एक चीज़ को लेके बैठ जाएंगे। अच्छा जी, 25 मई को लॉन्ग मार्च के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई और इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने जवाब जमा कराया है जिसमें ये तो माना कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन उसकी तमाम जिम्मेदारी कारकुनों पर डाल दी गई। तो ये ज़रा आप मान तो लिया कि ये हुआ है लेकिन हमसे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि अपना वीडियो पैगाम सियासी कारकुनों की मालूमात पर जारी किया। उन्हें 25 मई की शाम अदालती हुक्म से आगाह नहीं किया गया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की, ना दानिस्ता उठाए गए कदम पर अफसोस है। खान साहब ने पिछले नाकाम लॉन्ग मार्च पर जवाब तो जमा करा दिया, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि इस वक्त PTI का एक और लॉन्ग मार्च चल रहा है, वेरी लॉन्ग मार्च रादर, और खान साहब घर से उसकी क़यादत कर रहे हैं। मे ही गेट्स वेल सून। और पिछली बार की तरह इस मरतबा इश्तियाल अंगेज़ बयानात की शिद्दत उतनी ही है जितनी पहले थी। आज इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त की भी समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो इसकी समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्लाह भी शामिल हैं। पिछले लॉन्ग मार्च में जो हुआ सो हुआ, इस बार खान साहब के लिए अच्छा मौका है कि वो बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करा दें कि भाई लॉन्ग मार्च जो चल रहा है उसकी हदूद व क़यूद क्या होंगी, क्योंकि अभी कल अनाउंस किया गया है ना कि हफ्ते को गालिबन वो पिंडी पहुँचने की अपनी डेट बताएंगे। सो क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अब कोई दोबारा ऐसी सूरत हाल बने, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद भी सर्टनली ज़रूरी है, और खान साहब के पास अब गलती की गुंजाइश भी नहीं है। और एट द सेम टाइम हम लोग ये भूल जाते हैं कि रावलपिंडी और इसके गिरदोनवाह में बसने वाले लोग भी इंसान हैं। बिल्कुल जी, और ऑफ कोर्स वी हैव टू कीप यू अपडेटेड। तो अब बात करते हैं कि इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च की जो बहुत दिनों से जारी है, अब इसको लॉन्ग मार्च कहा जा रहा है, लेकिन हम थोड़े से हमेशा कंफ्यूज ही होते हैं कि ये क्या मार्च है और कब तक चलेगा और कितना लॉन्ग होगा। तो जेलम में जी क्या माहौल है? हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा आज़म मलिक। आज़म बताइएगा, एक तो आप इर्द गिर्द क्या तैयारी देख रहे हैं और लोगों का जोश कैसा है? नंबर्स भी बताइएगा, ऑल्दो इट्स अ लिटिल अर्ली इन द डे, अभी ज़रा जल्दी है लेकिन फिर भी। जी हुमा अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए ये वज़ीराबाद के बाद जब इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद अब इसे लॉन्ग मार्च कहना तो दुरुस्त नहीं होगा। ये एक दिन स्टे के साथ एक जगह पर स्टे करते हैं, फिर अगले दिन एक नया जगह को चूज़ करते हैं। बहुत सारी जगहों को इन्होंने बीच में मिस भी किया ड्यू टू क्योंकि इमरान खान साहब इसकी क़यादत नहीं कर रहे, तो इस वजह से वो जो लोगों में जोश और खरोश है, जो वर्कर्स को जो उनके खिलाड़ी हैं, जो कप्तान की तकरीर उन्हें ज़िंदा रखती है, वो तो खैर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है शाहमूद कुरैशी इस लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर ये स्टे करता हुआ अब दीना चौक GT रोड पर पहुँचा है। ये कल जेहलम पे था, हम कल जेहलम पे थे जहाँ पर शीरी मज़ारी ने स्पीच की, शाहमूद कुरैशी ने की, फवाद चौधरी ने की। तो रावलपिंडी से पहले हुमा अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंतहाई अहम चौक है, GT रोड दीना चौक। ये फवाद चौधरी का गढ़ है जो साबिक़ वज़ीर इत्तलात थे। यहाँ पर आज जुल्फ़ी बुखारी, फवाद चौधरी, शाहमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इसकी क़यादत करेंगे। तो जैसे आपने पहले भी कहा कि वो जो एक होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा के लॉन्ग मार्च, जिससे पहले 2013 का किया, 14 का किया, फिर उसके बाद भी खान साहब के बहुत बड़े बड़े जलसे हुए। जलसों में जो लोगों की पार्टिसिपेशन है, नो डाउट इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन गुजरांवाला में हमने एक स्पॉट देखा था जहाँ पर इमरान खान के पास बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, लेकिन अब इन्होंने एक स्ट्रेटजी तब्दील भी की है। आज यहाँ पर GT रोड दीना चौक जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये एक बाज़ार है। कल भी जेलम चौक, उसको कहते हैं शानदार चौक, शानदार चौक के अंदर प्रोटेस्ट किया गया, जो एहतजाज किया गया, तो वहाँ पर एक मार्केट है, ताजर बरादरी है,
तो बाज़ार छोटा है, जो क्राउड वहाँ पर आता है उसकी लेंथ लंबी लगती है, लोग ज़्यादा लगते हैं। तो तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटजी ज़रूर है कि उन जगहों पर लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाए जहाँ पर तंग बाज़ार हों, छोटी गलियाँ हों, ताकि जब ड्रोन फुटेज बने और कैमरा जब टॉप पर लगाए जाएं तो लोगों का एक जम्मे गफीर नज़र आए। जीटी रोड के ऊपर बड़ा इज्तिमा अभी तक हमें देखने में नहीं आया। उम्मीद की जा रही है कि आज दीना चौक जीटी रोड पर, जो कि फवाद चौधरी का इलाका है, जहाँ से वो मेंबर नेशनल असेंबली जो है ना आजम, जहाँ जहाँ से ये मार्च गुजरता है वो बंद कर दिए जाते हैं, कारोबार भी थोड़ी देर के लिए तो लोगों के मुतासर होते हैं, या फिर आपको लगता है कि अब उतना रश ही नहीं होता कि लोग अपनी दुकानें बंद करें और स्कूल्स वगैरह भी अपने मामूल के मुताबिक चलते हैं? व्हाट्स द लेटेस्ट रिगार्डिंग स्कूल्स एंड बिजनेसेस? अब्दुल्ला, देखिए जो इलाके, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जेलम का जो शानदार चौक है ये 4 रोया चौक है, यानी कि 4 बड़े बाज़ार हैं जो 5-5 किलोमीटर के ऊपर मुहित हैं। इन सारे बाज़ारों को बंद कर दिया गया था। तो ताजर बरादरी जो है उनको कंसर्न है कि आप, जैसे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे जीटी रोड दीना चौक है, एक ही बाज़ार है। तो इस बाज़ार को आज सुबह, अभी हम जब बात कर रहे हैं 9:30 पौने 10 का टाइम है, तो इस बाज़ार को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। जीटी रोड के ऊपर तो बाज़ार बंद नहीं होते क्योंकि वो इतना बड़ा लॉन्ग एरिया होता है कि आप बंद कर ही नहीं सकते। तो स्ट्रेटजी तहरीक इंसाफ की यही है कि बाज़ारों के अंदर जाएँ। तो ज़ाहिर है जो इंतज़ामिया है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर दीना हैं फ़ारूक आज़म, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके इंतज़ामात मुकम्मल है। ज़ाहिर है उन्होंने इंतज़ामिया है, उन्होंने इंतज़ाम देना है, इंतज़ाम करना है। इससे पहले जेलम के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे आमिर भट्ट, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इंतज़ामिया की तरफ से जो हदायत हैं वो उनको ओबे करते हैं ताकि कोई मैस ना हो। तो इस वजह से जो ताजर बरादरी है वो परेशान है। स्कूल जो हैं इस एरिया के अंदर 2 स्कूल हैं, उनको बंद कर दिया गया है। तो स्ट्रेटजी यही है कि जहां पर जलसा होता है, लॉन्ग मार्च बहुत होता बहुत है, शुक्रिया हमसे तो बात करने का, और आपने हमें अपडेट भी किया आजम। तो स्कूल्स, टू आंसर योर क्वेश्चन, बंद हैं जो इर्द गिर्द इन एरियाज़ में हैं। और जिस तरह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी कह रहे थे, ये मार्च जो है वो मार्च उस तरह नहीं है, बस उस दिन के लिए जो चीज़ होती है वो होती है और फिर अगला दिन आ जाता है। आपको बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत में बहुत सारी नई चीज़ें मुतारिफ करवाई हैं, तो हो सकता है अब आगे से लॉन्ग मार्च इसी तरह से हुआ। दिस इज नॉट सो बैड, मतलब जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ थोड़ा सा एक मेला सा हो जाता है। तो ये क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन स्कूल नहीं बंद होने चाहिए और कारोबार भी। आई वंडर कि सुबह 9:30 या पौने 10 बजे, मतलब थोड़ा लेट भी कारोबारों को मुतासर किया जा सकता है। मे बी सिक्योरिटी कंसर्न्स। आज जो है ना सीवीयू पे वो फजाई मुजाहिरा, उसको एयर शो कहेंगे या क्या? बस उसको एयर शो पर से तो नहीं है, वो तो करतब शर्तब होते हैं ना एयर शो में, लेकिन इसमें वैसे पाक नेवी जो है ना वो उसका सारा इंतज़ाम मैनेज कर रही है। सो वी have yet to see कि उसमें we have been watching a lot of drills and a lot of planes and लेकिन साथ ही साथ हम आपको बता दें कि असलहा-साज़ी के शोबे में एक संग मील की हैसियत रखती है हमारी ये आइडियाज़ एक्सपो, और पाकिस्तान जो है इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे ममालिक शिरकत करते हैं। अच्छा, और आज 3rd डे है इसका। एग्जैक्टली, इस एग्जीबिशन का 3rd डे है और काफ़ी ज़ोरों शोर से ये चल भी रहा है। और एक रिपोर्ट जो है, हाँ, असलहा साजी की हम बात कर रहे थे। एक निजी पाकिस्तानी कंपनी है जिसकी मसनूआत दुनिया भर में धूम मचा रही हैं। ये कंपनी ऐसे बम और ख़ुदकार ग्रेनेड लॉन्चर बना रही है जिन्हें बनाने की सलाहियत सिर्फ 4 ममालिक के पास है। और ये कौन सी कंपनी है, इनकी प्रोडक्ट्स में क्या ख़ास बात है जो कि दीगर ममालिक को अट्रैक्ट कर सकती है अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए? इस कंपनी की हंटिंग एंड स्पोर्टिंग गन्स जो हैं वो दुनिया भर, खुसूसन अमेरिका में जहाँ जिन रियासतों में बहुत ज़्यादा हंटिंग वगैरह का आउटडोर एक्टिविटी का रिवाज है, बड़ी मशहूर है। वैसे हैव यू एवर बीन ऑन अ हंट? नो, आई हैव नॉट, बट लेकिन चूंकि आपने अमेरिका की बात की है तो वहाँ ये जो गन लॉज हैं और उसका सिचुएशन बहुत सीरियस होती जा रही है। True. बिकॉज रिसेंटली भी एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक स्टूडेंट स्टार्टेड मास शूटिंग, बिल्कुल मास शूटिंग, और एक फुटबॉलर था इनफैक्ट, और उसने अपने 2-3 साथियों को ही शॉट देम डेड। और पूरी यूनिवर्सिटी, आई नो दैट बिकॉज मेरे कजन्स के कुछ बच्चे भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो इट वाज कॉर्डन्ड ऑफ और काफ़ी एक टेंशन ख़ानदान में पड़ी हुई थी और ये बहुत ही फ्रीक्वेंट जो है ये होना शुरू हो गया। सो आई हैव माय रिजर्वेशंस अबाउट ऑल गन्स फॉर ऑल पर्पसेस। हाँ, वैसे जानवरों को मारना जो है ना, वैसे वो दैट आइडिया ऑफ हंटिंग एज अ स्पोर्ट, इट डज नॉट अपील मी।
तो फिर देखें इश्यूज होते जा रहे हैं दुनिया में। एनीवे मूविंग ऑन, हम इस पर कुछ खास बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और आज दुनिया भर में जी स्टूडेंट्स यानी तलबा का दिन जो है वो मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद स्टूडेंट्स को हर किस्म की मालूमात से बाखबर रखना है और स्टूडेंट्स की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा को सही सिम्त देना है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मुश्किल काम है बाय द वे, ताकि तलबा अपने हकूक़ को पहचान सकें। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे स्टूडेंट्स को एक नई मसाइल का एक अंबार है। मतलूबा तालीमी मयार, सहूलियतें मैसर नहीं हैं, सरकारी स्कूलों का मयार अब भी आपके सामने है। जो निजी स्कूल हैं वो एक माफिया की सूरत बन चुके हैं, फ़ीसें हर साल बढ़ रही हैं। फिर साथ ही ट्रांसपोर्ट का एक अलग माफिया है। बच्चों को आप सोचिए कि हमारे मुल्क में बच्चे को स्कूल पहुंचना या बच्चे को स्कूल पहुंचाना भी एक काम है, एक मुश्किल अमल है। तो हम कितनी मुश्किलात उबूर करके तालीमी प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं अपने बच्चों को या ख़ुद बनते हैं। और तलबा यूनियंस पे पाबंदी है, तलबा के पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी आवाज़ उठा सकें। और हम इन पाबंदियों के ख़िलाफ़ इसलिए हैं क्योंकि आपको शुरू में शायद लगे कि जनाब बच्चे आपे से बाहर हो रहे हैं या पोलिटिसाइज हो रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रोसेस को पनपने दिया जाएगा, और हम जमहूरियत के लिए यही कहते हैं कि अगर जमहूरियत को अपने तय पनपने दिया जाएगा तो खुद ही वो प्रोसेस अपने आप को ठीक करने का अमल भी शुरू कर लेता है। अच्छा, लेकिन ये तो हम समझ रहे हैं कि इस किस्म के चैलेंजेस भी होते होंगे कि एनवायरनमेंट जो है वो बन गया है। लेकिन स्टूडेंट हरसेल्फ फातिमा फराज ने हमें ज्वाइन किया है जो कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। फातिमा, थैंक यू सो मच। फातिमा, बताइएगा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि बड़ी चैलेंजिंग टाइम्स हैं फॉर यंग स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान इन जनरल, अगर हम बात करें, या फिर असल में भी ऐसा ही है? राइट नाउ अगर हम देखें तो अगर स्पेसिफिकली अभी की बात करें तो हाँ टाइम्स है। पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री अगर हम सिचुएशन देखें तो वो भी हमारी कंट्री की ऐसी है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से भी वो सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम 3-4 बड़े चैलेंजेस की बात करें फातिमा, तो आपके ख्याल में हमारी यहाँ स्टूडेंट्स को किन बड़े चैलेंजेस के सामने, पर्टिकुलरली लड़कियों को? लोगों को अगर मैं अपनी रीजन की बात करूँ खैबर पख्तूनख्वा की, तो फर्स्टली देयर नॉट वो स्कूल जाने की इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन अगर अभी ऐसे चैलेंजेस की बात करें जो कि वो फेस कर रहे हैं डिस्पाइट वो अगर स्कूल जा भी रहे हैं, तो हम अगर ट्रैवलिंग की जो उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ट्रैवल है कि उनके पास ऐसे ट्रैवलिंग के लिए कोई ऐसी चीज़ें दस्तियाब नहीं है या ऐसे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि वो सेफली अपने घरों से स्कूल्स तक जाए। दूसरा ये कि उनके पास सेफ स्पेसेस नहीं है स्कूल्स में जहाँ पर वो इजीली अपनी एजुकेशन को हासिल कर सके। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी फैक्टर्स है जो कि हमारी आजकल की जनरेशन जो है सबसे ज़्यादा फेस कर रही है। अच्छा फातिमा, व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इटसेल्फ? अब एक ज़माना था जब रट्टा भी बड़ा अच्छा चल जाता था और रिलेटिवली ईजियर था। अब तो इतने चैलेंजिंग टाइम्स, एक दुनिया इतनी एक ग्लोबल विलेज ही जिसको कहा जा सकता है कि आप जितना भी पढ़ रहे हो, जितना भी सीख रहे हो अपनी क्लासों में, आप इतने वेल कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं कि कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ख़ास तौर पे थिंकिंग को डेवलप करना स्टूडेंट्स की, यंग माइंड्स की, आपको लगता है कि वो क्लासेस में हो रही है? अगर मैं बात करूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तो वहाँ पर फिर भी फोकस किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें तो वो अभी भी वही रट्टा वाला सिस्टम है। ज़्यादा फोकस जो है वो एकेडमिकली बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने में होता है, लेकिन उसको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए जो कि आउटर वर्ल्ड है, जो कि दुनिया है हमें फेस करनी है, उसके लिए इतना नहीं किया जा रहा। हम सबसे ज़्यादा फोकस करें जो कि किताबों में बातें लिखी होती हैं हम वो याद कर रहे हैं, वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन असल जो चीज़ है वही है बेसिक लाइफ स्किल सीखना, मेंटली एक स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना। उस पर अभी भी पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि इतना फोकस नहीं किया जा रहा। अच्छा, ये बताइए कि आपके इलाके में अगर खैबर पख्तूनख्वा रीजन की बात करें तो क्या हम पिछले कुछ सालों का कंपैरिजन करें और 2022 में देखें तो पहले से ज़्यादा लड़कियां स्कूल जा रही हैं, या ये शरह कम हुई है, या ये शरह उतनी ही है?
सर्टेन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ये स्टैट्स है, लड़कियां ज़्यादा अभी जा रही है स्कूल्स में, हायर एजुकेशन रिसीव कर रही है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर अभी भी गर्ल्स जो है वह सेकेंडरी एजुकेशन तक वो हासिल करती है और हायर एजुकेशन के पास उनके लिए सहूलियात नहीं होती, जैसे कि शहरों लाइक नौशहरा वगैरह में यूनिवर्सिटीज़ नहीं है ताकि वो वहाँ पर जा सके और अपनी हायर एजुकेशन हासिल कर सके। तो अभी भी मुझे लगता है कि सेकेंडरी एजुकेशन तक ये शरह जो है वो उसमें इजाफा आ गया है, लेकिन हायर एजुकेशन में अभी भी बहुत कम है लड़कियों की रिप्रेजेंटेशन। How about having a very different and independent opinion, फातिमा? Because हमने देखा है कि मतलब एक हर्ड की तरह ही अगर सोच रहे जो हर किसी के मुताबिक हो और हर किसी को एक्सेप्टेबल हो वो तो चलती है, लेकिन जहाँ आपका थॉट प्रोसेस ज़रा चेंज हो जाए, ज़रा डिफरेंट हो जाए, आप ओपिनियनेटेड हो जाएं, वो थॉट्स इनकरेज की जाती हैं स्कूलों में आजकल बाय द स्टाफ, बाय द प्रिंसिपल्स, बाय द टीचर्स? अगर मैं अपनी स्कूल की बात करूं जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल बोर्ड होता है, तो वहाँ पर अभी इसको ऐसे है कि मतलब स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो और भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ के अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें फोकस करे या उसमें एक्सेल करे फ्यूचर में। लेकिन अगर मैं और स्कूलों की बात करूँ जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स है या जो स्कूल्स है जहाँ पर अभी भी वही सिस्टम है पढ़ाई वाला, वहाँ पर ऐसे से कोई भी सिस्टम नहीं है कि उनको मोटिवेट किया जाए कि वो ये काम करे, बल्कि रादर उनको डिसमोटिवेट किया जाता है कि वो सबसे ज़्यादा अपने स्टडीज़ पे फोकस करे रादर देन फोकसिंग ऑन समथिंग लाइक एक्टिविज्म या कुछ बात और बताइएगा चीज़ें। फातिमा, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, बुनियादी चीज़ जैसे कि पीने का साफ पानी या लड़के लड़कियों के लिए अलग बाथरूम का होना या साफ बाथरूम का होना भी एक चैलेंज बन जाता है। आई स्टिल रिमेंबर गोइंग टू अ स्कूल इन चाइल्डहुड जहाँ बाथरूम साफ नहीं था और वो स्कूल मेरे लिए ट्रॉमा बन गया। तो क्या ये बुनियादी चीज़ें हैं अवेलेबल आज की दुनिया में जब हम बात करते हैं? आज की दुनिया में अगर ये अवेलेबल हो भी तो जो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज होती है ऐसे स्कूल्स में जाने के लिए तो वो उनके पास अवेलेबल होती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के अगर हम अभी हालात देखें तो इसी वजह से लड़कियां जब होती है तो वो सर्टेन टाइम्स पे वो नहीं जा सकती क्योंकि उनके पास वॉशरूम्स का सही वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं होते, पानी नहीं होता स्कूल्स में। तो ये अभी भी मुझे लगता है कि स्कूल्स में ये मसला है। बहुत शुक्रिया आपका फातिमा। फातिमा फिरोज स्टूडेंट एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद थी। मतलब बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन भी किया और बड़ी अच्छी एक एक्यूरेट आई वुड से पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर चैलेंजेस इन दिस डे एंड एज इन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन जो था ना, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है बिकॉज बहुत सी बच्चियाँ स्कूल इसलिए नहीं जाती हैं, अर्ली एजेस में स्कूल उनको छुड़वा दिया जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दीज फैसिलिटीज़। मतलब आपको पता है कि अभी भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ लड़कियों के लिए एक्सेस उस तरह नहीं है टू वॉशरूम्स एंड यू नो एज बेसिक एज हैविंग एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड वॉशरूम और बाथरूम में पानी होना। हम इन चैलेंजेस की बात कर रहे हैं इस दौर में बैठे हुए। इसी पे बात करते हैं। अली अब्दुल्ला खान एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं और सेंट्रल ऑर्गेनाइजर प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया अली अब्दुल्ला। बताइएगा, हम फातिमा से लड़कियों के इशूज़ और पर्टिकुलरली उनकी तालीमी शरह या उनके एडमिशन की परसेंटेज पे भी बात कर रहे थे। ओवरऑल आप हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि डू यू थिंक दैट सेटिस्फैक्ट्री हैं हालात, बेहतरी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता ही सही, या अभी हैं चैलेंजेस हमें बहुत सारे? आज अगर आप पाकिस्तान में देखें, यहाँ पे एक तबकाती डिवाइड मौजूद है। हर बंदे के लिए एक जैसी मौके जो हैं तालीम हासिल करने के लिए मौजूद नहीं है। और ये जो तालीम की जो तबकाती डिवाइड है, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका भी नहीं मैं कह रहा हूँ बल्कि मेजॉरिटी लोग जो हैं पाकिस्तान के, वो लोग तालीम हासिल करने से महरूम हैं। इसके अलावा जो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, तालीमी इदारों में, अक्सर तो यही होता है कि वो तालीम हासिल करने के लिए अपनी फ़ी जो है फ़ी टाइम पर नहीं दे सकते। हर साल जो है फ़ी हाइक्स होती हैं। एचईसी का जो बजट है, बजट में हर साल कटौतियाँ होती हैं, जिस वजह से तालीम हासिल करना जो है एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसके साथ साथ कैंपसेस में हम देखते हैं स्टूडेंट्स को हरासमेंट फ़ेस करनी पड़ती है, बिलखुसूस जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको अपने साथी तलबा की वजह से भी हरासमेंट फ़ेस करना पड़ती है। और तलबा के अलावा उनको असातिज़ा जो हैं, असातिज़ा भी कैंपसेस पर हरास करते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कैंपसेस पे, तमाम तर पाकिस्तान
के जो कैंपसेस हैं, इन कैंपसेस पे क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और कोई भी जो सवाल करने वाला तालिबे इल्म है, उस तालिबे इल्म के साथ जो रवैया तालीमी इदारों में रखा जाता है वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त रवैया है। बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे आपने बात की है, बिकॉज डेफिनेटली ये बड़े प्रेजेंट एंड रियल इश्यूज़ हैं आजकल के स्टूडेंट्स के साथ। ये भी बताइएगा कि स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद समझते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस की बहाली से बहुत से मसाइल जो हैं वो हल जो हो जाएंगे, तो ये किस तरह होगा और क्या आप भी यही समझते हैं? जी बिल्कुल, मेरा अपना भी इस चीज़ पर यकीन है कि तलबा यूनियंस की बहाली के बाद ये तमाम तर इस तरह के जो मसाइल हैं मेजॉरिटी जो है वो हल हो जाएंगे। वो इस वजह से कि क्योंकि स्टूडेंट यूनियंस जो होती हैं वो स्टूडेंट्स की एक इलेक्टेड बॉडी होती है, और जिसमें स्टूडेंट यूनियंस का जो स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट होता है वो यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का मेंबर होता है। अब यूनिवर्सिटी का जो सिंडिकेट होता है वो एक ऐसी बॉडी होती है जो यूनिवर्सिटी के तमाम तर फैसले करती है। तो अगर हम स्टूडेंट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में बैठेगा, वो हमारी रिप्रेजेंटेशन करेगा, तो बहुत से मसाइल जो तालीमी इदारों के अंदर हम लोगों को पेश आते हैं वो मसाइल हल हो जाएंगे। जिस तरीके से अगर हर साल फ़ी हाइक होती है, स्टूडेंट्स का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उधर बैठा हुआ है तो वो फ़ी हाइक के ख़िलाफ़ बात करेगा, उसकी मर्ज़ी के बगैर, स्टूडेंट्स की मर्ज़ी के बगैर फ़ी हाइक्स नहीं हो सकेंगी। एक स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का मेंबर है, स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव उसका मेंबर है, तो ये चीज़ भी वो इंश्योर करेगा कि कैंपस पे फ़ीमेल स्टूडेंट्स को हरास ना किया जाए। और इसमें जो बहुत ही अच्छी बात होती है स्टूडेंट यूनियंस की वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी होती है। स्टूडेंट्स के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी यूनियन के प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकें अगर वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकता। और इसी तरीके से स्टूडेंट यूनियंस की जो इलेक्टेड बॉडी है, यूनियंस के प्रेसिडेंट या पूरी की पूरी बॉडी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल ठहरा सकती है उनके एक्शंस पर। अच्छा, आपसे फातिमा से बात करके तो बड़ा हमें हौसला मिल रहा है कि हमारे नौजवान कितने इनलाइटेंड और कितने ज़बरदस्त बात भी करते हैं, ख़यालात का इजहार भी करते हैं, आइडियाज़ भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन एक ओवरऑल रवैया हमने देखा, वी शुड नॉट जनरलाइज इट, लेकिन हमने देखा है इन पॉकेट्स के हमारे नौजवान बड़े पुरतशद्दुद भी हो गए हैं, इख्तलाफ राय भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो इसका बड़ा एक खौफनाक सैम्पल हमें नज़र आता है। सो क्या ये जनरलाइज्ड रवैया है या फिर ये वन ऑफ चीज़ है, और क्या ये रवैया बदला जा सकता है? अली अब्दुल्ला, बेसिकली 1984 में यूनियंस पर पाबंदी लगी है, तो 47 से 84 तक अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स ने वायलेंस नहीं की है। वायलेंस के आपको बहुत कम वाक़यात मिलते हैं, लेकिन 84 से उठाकर अगर आप 2022 तक देखते हैं तो आपको नज़र आती है वायलेंस बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये बात कहना इंतहाई गैर ज़रूरी और इंतहाई गलत है कि स्टूडेंट यूनियंस होने की वजह से वायलेंस होती है, क्योंकि हम लोगों ने जो वायलेंस देखी है, बिलखुसूस मैंने स्टूडेंट यूनियंस अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। 30 साल से ज़ायद अरसा हो गया यूनियंस पर पाबंदी, और मैंने वायलेंस देखी है। एक वायलेंस तो वो है जो लड़ाई झगड़े की सूरत में हो रही है, दूसरी वायलेंस वो है जो कैंपस पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर करती है। वो वायलेंस हमारे ऊपर कभी फ़ी हाइक्स की सूरत में करते हैं, वो वायलेंस कभी रेशियल प्रोफाइलिंग की सूरत में होती है, वो वायलेंस कभी स्टूडेंट्स को ह्यूमिलिएट करने की शक्ल में होती है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्टूडेंट्स को कैंपसेस के ऊपर जो है वायलेंस का सामना करना पड़ता है, और वो वायलेंस यूनिवर्सिटी एडमिन की तरफ से, यूनिवर्सिटी गार्ड्स की तरफ से भी होती है। मेरे मुताबिक अगर स्टूडेंट यूनियंस होंगी तो स्टूडेंट यूनियंस इस किस्म की वायलेंस को भी रोकेंगी, क्योंकि हम लोग जब हिस्ट्री उठा के देखते हैं स्टूडेंट यूनियंस की पाकिस्तान में, तो मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस की उस वक्त जो इलेक्टेड बॉडी थी वो कैंपसेस पर किसी किस्म का असला नहीं आने देती थी। तो ये वायलेंस जो है, ये वायलेंस उसी सूरत में रुकेगी अगर तलबा यूनियंस जो हैं वो बहाल होंगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत ही इनलाइटनिंग था बाय द वे फातिमा से भी बात करना और अली अब्दुल्ला से भी, बिकॉज इफ़ दीज आर द चिल्ड्रन तो हम नहीं कहूँगी, यंग पीपल जिन पे हमारा फ्यूचर, हमारा मुल्क जो है वो डिपेंड कर रहा है, तो देन वी आर, फिर हमें तसल्ली है, सेफ हैंड्स। हम यूनियंस की बात कर रहे थे, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर इस किस्म के बच्चे ऊपर आते हैं और इस किस्म के बच्चे अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो एटलीस्ट वो जो एक, आपको पता है ना, मौरूसी सियासत और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की एक बात होती है जिससे पूरा मुल्क जो है वो तंग आ चुका है। दिस इज़ द चेंज दैट वी नीड, दिस इज द माइंडसेट दैट वी नीड, जहां लिटरली आप रिकॉग्नाइज करें व्हाट द इश्यूज आर एंड यू ऑलरेडी हैव प्रपोजल्स एंड सॉल्यूशंस को इस तरह बेहतर। मेरा ख्याल है कि हमारे अक्रॉस द बोर्ड सियासी लीडरान को हमारे आज के नौजवानों से ही बात करने का ढंग सीख लेना चाहिए, क्योंकि बात समझाने का भी, बात करने का भी एक तरीका होता है। मतलब हम अपने लीडरान को सारा दिन मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जिस तरह अंदाज़े गुफ्तगू करते हुए देखते हैं,
उससे आपका दिल खट्टा होता है, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप कहते हैं हम किस झमेले में फंस गए हैं, यहाँ यही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन बड़े दिन बाद हम अभी आर टेलिंग यू कि 2 मेहमान हमारे शो पे आए हैं जिनसे बात करके हम बड़े मुतमईन हुए और हमारा दिल चाह रहा था कि कॉन्वर्सेशन अगले 15-20 मिनट भी चलती रहे, क्योंकि हमें इन नौजवानों से सीखने का मौका मिलता है। और ऐसे बहुत है, एक लिटरली एक तसल्ली हो जाती है। ओपिनियंस भी हैं और बड़े अच्छे ओरेटर्स भी हैं, बड़ी अच्छी तरह इन्होंने जो अपना मैसेज है और अपनी जो तासुरात हैं दे हैव पुट देम अक्रॉस। भाई इख्तिलाफ राय को इस तरह भी बयान किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप अगलों के घर तक पहुँचें। काश कि कोई ये बात समझ आए। एक और चीज़ जो यहाँ मेंशन की थी ना, दिस इज़ फॉर ऑल द टीचर्स आउट देयर, अगर कोई स्टूडेंट हट के सवाल करे या उसका थॉट प्रोसेस ज़रा डिफरेंट है तो टीचर्स को, असातिज़ा को भी इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए, ऑफेंड नहीं हो जाना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए उस बच्चे को। तो दे वर टॉकिंग अबाउट दिस एज वेल। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, यही चीज़ तो हम चाहते हैं कि एक हर्ड मेंटेलिटी ना बने, इंडिविजुअलिटी हो, डिफरेंट आइडियाज़ हो। So that should be encouraged. अच्छा, ये जो अभी एक नौजवान ने बात की ना, ये सिक्योरिटी गार्ड जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और इनमें होते हैं, ये भी एक अजीब से टेंशन क्रिएट किए रखते हैं। ये जो माहौल है ना, मतलब एक हदूद होना चाहिए, एक दायरा होना चाहिए हर चीज़। वंडरिंग इफ़ यू गाइज ऑल्सो डू दैट, तो आप लोग कमेटी डालते हैं जहाँ भी आप काम करते हैं या फिर व्हाटएवर यू डू, तो कमेटी बड़ी अच्छी चीज़ है। बाय द वे मैंने बड़ी दुनिया फिरी, आई हैव एक्चुअली ट्रैवल्ड अ लॉट अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माई कमेटी। और पता है क्या, लेकिन वो लोग बहुत ही, मतलब क्या कहा जाए उनके लिए, जो कमेटी देने में अपनी कमेटी देने में देर करते हैं, अजियत पहुंचाते हैं, तंग करते हैं, और जब उनको कमेटी मिलने की बारी आती है ना तो वो बस फोन लेके बैठ जाते हैं और तंग किए जाते हैं, डाल देते हैं कि फिर कमेटी दो, कमेटी वो अजाब मचाए रखते हैं फिर। लेकिन कंट्रीब्यूट जो करनी होती है बीच में वो उसमें भूल जाते हैं, उसमें भूल जाते हैं। सो उनको आज का गुड मॉर्निंग नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और ऐसे लोगों को खबरदार जो आपने दोबारा कभी किसी कमेटी में शामिल किया। ठीक है, अभी हम आगे जब ये समझ गए होंगे ना। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने बाकी मामला, लेकिन ये चूंकि सभी लोगों का मसला कोई ना कोई जरूर होता है उस कमेटी ग्रुप में, ऐसा आई एम टेलिंग यू। ये उनके लिए, ठीक है, तो ये उनके लिए, इसलिए हम जरा आगे बढ़ेंगे और कुछ दीगर मामलात पे आपको जरा अपडेट कर दें। तो अपडेट करना है ना हमने। सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप के अख्ताम के बाद नई रैंकिंग जारी की है। हर कौमी टीम के कप्तान और मास्टर स्ट्रोक प्लेयर, स्टाइलिश बैटर, किंग ऑफ ड्राइव, हमारे रिकॉर्ड आज़म, हम इनको ये टाइटल्स कहते रहेंगे, देते रहेंगे। बाबर आजम एक बार फिर वाहिद बैटर हैं जो तीनों तर्ज के फॉर्मेट में टॉप 3 बैटर्स में शामिल हैं। नॉट बैड, इस पर थोड़ी सी ताली भी हो जाए। और साथ ही आपको बताएं कि वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर, जबकि T20 और टेस्ट फॉर्मेट पर तीसरे नंबर पर बाबर आजम है, और T20 फॉर्मेट में पहले नंबर पर सूर्या कुमार यादव, दूसरे पर पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर रिजवान की बात हो रही है, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों हमारे सामने बाबर आजम लिखा हुआ है और बाबर तीसरे पे हैं, तीसरे नंबर पर बाबर हैं। चूंकि टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर इंग्लिश बैटर जो रूट हैं, दूसरे नंबर पर इसको आगे कर लेते हैं, और तीसरे नंबर पर बाबर आजम है, इसमें अब्दुल्ला पानी भी है। और साथ ही आपको बता दें कि वनडे रैंकिंग में बाबर आजम पहले नंबर पे है और पाकिस्तान के ही इमामुल हक जो है वो दूसरे नंबर पर, जबकि जनूबी अफ्रीका के अब्दुल्ला नाम रासिफ वैन डोरेस तीसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर हैं। स्टोरी ये खबर बाबर आजम के हवाले से थी, बाकियों के क्या नाम है कुछ समझ नहीं। अच्छा, वैसे मैं अभी सुबह सुबह ट्विटर देख रहा था तो कल गालिबन हमारे इंजमाम भाई की बेटी की मेहंदी थी। बच्चे कितने बड़े हो गए ना वैसे इन लोगों के भी, और इसमें हफीज़ और उनकी फैमिली वगैरह की पिक्चर्स आ रही थी। सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली एज वेल। अच्छा, अब एक और हम जरा खबर पे आते हैं, और खबर क्या है, अब आप वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू कि आपके क्या तासुरात हैं। इमरान खान 2008 से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी वसाइल का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो पब्लिक नॉलेज है। और ख़ुसूसन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जो है वो तो बज़ाहिर खान साहब की ज़ाती मलकियत बन चुका है, और सरकारी हेलीकॉप्टर को रिक्शे की तरह इस्तेमाल पर इमरान खान तनकीद की जद में भी आते रहे हैं, मगर अब कोई उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकेगा क्योंकि नया कानून आने वाला है।
और खैबर पख्तूनख्वा जो है वज़रा की तनख्वाहों, अलाउंसेस और मराद से मुतालिक कानून में मज़ीद तरामीम का मुसव्वदा जो है वो तैयार कर लिया है। और तरमीमी मुसव्वदे के मुताबिक 1 नवंबर 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कानूनी और दुरुस्त तसव्वुर होगा। सो nobody is questionable। बस अब होगा ना, अब चूँकि हमने कानून बदल दिया, सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर किसी किस्म का सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। खबरदार जो किसी ने सवाल उठाया, अदरवाइज़ हम उसको लिफाफी कहेंगे, हम उसको बगल बच्चा कहेंगे और हम उसको धमकियाँ भी देंगे। एज एन उसको हम खुद नहीं देंगे प्रॉब्ली, लेकिन हमारे टाइगर्स देंगे। सरकारी हेलीकॉप्टर को किराए पर ज़ाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी तय हो गया है। हाँ, किराए पर, किराए पर हेलीकॉप्टर के ज़ाती इस्तेमाल की इजाज़त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से लेना होगी और इस कानून को जल्द खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी मंजूर करा लिया जाएगा। जिस भी तरह चाहें अब खान साहब हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकेंगे, कोई पूछगछ नहीं होगी। अब उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। यही तो हमने पूछना है, ये कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है और ये कराया भी होगा कि नहीं। बहुत से सवाल है। रसूल दावर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। ये सबसे पहले बताइएगा कि ये जो अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कानून पास करना है, तो क्या अब कोई भी ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकता है? पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस हवाले से पहले से कानून पास किया हुआ है। अब उस कानून में तरमीम के लिए एक मुसव्वदा तैयार किया गया है कि जो सरकारी हेलीकॉप्टर है वो अब न सिर्फ वज़ीर आला, मुशीर, वज़ीर या इसके अलावा सरकारी अफसरान या कोई भी शख्स, इसमें जो अमेंडमेंट अब लाई जा रही है उसमें एक अहम बात नुक्ता यही है कि कोई भी शख्स अब इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर सकेंगे वज़ीर आला की इजाज़त से। और ये सिर्फ न सिर्फ इस्तेमाल कर सकेंगे बल्कि 2008 से लेकर आज तक जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है उनसे कोई सवाल कोई भी शख्स नहीं पूछेगा, यानी कोई भी इदारा उन पर सवाल नहीं उठाएगा। उन सबको एक किस्म के या NRO कह दे या जो भी कह दे उसको दिया गया है और उसको बख्श दिया गया है। जी, मतलब इसको कहते हैं कि टेलर मेड कोई चीज़ होना कि क्या 2008 से अब तक ना उससे पहले और उससे पहले तो हम थे ही नहीं ना बरसर इक़्तिदार, इसलिए 2008 से लेकर अब तक मजाल है जुर्रत ना कोई करे सवाल करने की, क्योंकि सवाल तो हमें पसंद नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर किस किस्म की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, अब ये बताइए। क्या इस फैसले को लीगल कवर देने के लिए अपोजिशन ने कोई मुखालफत की, नहीं की, या बस वो नाम की अपोजिशन है? मतलब इट्स ऑलमोस्ट डन आई गेस। रसूल दावर जी बिल्कुल, इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने इसको लीगल कवर देने की कोशिश की है। ये मुसव्वदा ला भी इसलिए है कि कहा जा रहा है पोजीशन की जानिब से उन्होंने इल्ज़ामात लगाया है कि इसमें सिर्फ एक शख्सियत को जो जिसका नाम इमरान खान है उसको NRO देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जो अब तक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है वो कहा जा रहा है कि कोई उनसे ना पूछे, नेब या कोई दूसरा इदारा इनसे इस बारे में ना पूछे। तो उन्होंने इस पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि जो सूबाई जो हमारा हुकूमत है वो ख़ुद 900 अरब रुपए तक मकरूज़ है, तो इस वजह से ख़जाने पर मज़ीद बोझ बनने के लिए वो इसी तरह हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हैं जिस तरह रिक्शे को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा रसूल दावर, बड़े खूबसूरत तरीके से हुकूमत ने KP ने हुकूमत ने वहाँ ख़ुद को NRO तो दे ही दी है ऑब्वियसली, और इसको क्या कहेंगे, लेकिन अवाम तो फिर भी जानना चाहेंगे कि हेलीकॉप्टर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, किस किस ने इस्तेमाल किया, खर्चा कितना आया, मतलब मुख्तसर थोड़ी सी इसकी डिटेल। मगर कानूनी कार्रवाई कोई नहीं हो सकेगी इस इस्तेमाल के खिलाफ। बात भी क्यों कर रहे हैं आप? नो अकाउंटेबिलिटी है यार। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो रिपोर्ट्स है इसके मुताबिक 137 बार इमरान खान ने इस हेलीकॉप्टर को खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया है और जो रेट्स है ऑफिशियल और कमर्शियल रेट्स है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि इस पर तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा रकूम खर्च हुए हैं। यही सवाल आवाम भी कर रही है कि चूँकि अब इस अमेंडमेंट के ज़रिए से इस मुसव्वदे के बिल की सूरत में ये पास होने के बाद ये जितने भी साबिका केसेस है, जितने भी लोगों ने इसको हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया है, अब उससे कोई बासपुरस नहीं होगी, कोई भी बंदा उससे नहीं पूछ सकेगा, कोई भी इदारा नहीं पूछ सकेगा। तो इस एक किस्म का ये इस वजह से भी अपोजिशन इस पर एतराज़ कर रही है कि चूँकि ये 2008 से लेकर अब तक जितने भी लोगों ने सरकारी हेलीकॉप्टर, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया है उसको कानूनी करार देने के लिए एक कोशिश है जिसके ख़िलाफ़ वो मुज़ाहमत करते हैं। जी थैंक यू रसूल दावर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर
अपने आप से सवाल पूछें कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 137 बार सॉरी खान साहब ने 5 करोड़ किया है और 5 करोड़ का खर्चा, मतलब सच इज लाइफ। मुझे ये बात ना, मैं एनवियस हो रही हूँ कि क्या ही बात है। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ आप इस्तेमाल भी करें, कोई पूछताछ भी ना कर सके, और अगर किसी ने पूछने की कोशिश की तो आप पूरा कानून ही बदल दें कि कोई नहीं कुछ कर सकता कि वो स्टैंडर्ड्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब ने दूसरों के लिए तय किए हैं, क्या उनके मुताबिक ये जो नई कानून साजी खैबर पख्तूनख्वा में की जा रही है, जिसमें 2008 से लेकर 2022 तक इस हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर कोई पूछगछ नहीं हो सकती, ये वही स्टैंडर्ड है वो चाहते हैं कि दूसरों पे अप्लाई हों, या उनके अपने लिए अलग तरह के कवानीन और अलग तरह के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और दूसरों के लिए अलग? अच्छा जी, एक बायोपिक बनने जा रही है एंड यू कैन गिव योर ओपिनियन अबाउट इट एट जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें ट्वीट करके कि क्या आपके ख्याल में जिनको इसके लिए चूज़ किया गया है वही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा जी, बायोपिक बन रही है फास्ट बॉलर शोएब अख्तर पे, और रवा साल के आगाज़ में अपनी ज़िंदगी पर बनने वाली बायोपिक रावलपिंडी एक्सप्रेस ऑब्वियसली और क्या नाम होगा बनाने का उन्होंने ऐलान किया था, आपको याद होगा। और बायोपिक में शोएब अख्तर का किरदार अदा करने वाले हैं उमैर जसवाल। एग्जैक्टली, माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा भाई हैं माशाल्लाह, और सारे ही टैलेंटेड हैं, तो हम इन उमैर उज़ैर और उसमें काफ़ी कंफ्यूज रहे, हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। उमैर जो है वो पहले भी आपको पता है कि वार में भी इनकी अदाकारी थी, और ही इज़ एन एक्टर सिंगर, और ही इज़ गोइंग टू प्ले द रोल। ये सना जावेद, तो ये बिल्कुल ही इज मैरिड टू सना जावेद एज वेल। तो ये अब्दुल्ला पूछ रहे थे, आप बताएं कि कैसी चॉइस लगी। मेरा ख्याल है ही इज़ अ गुड चॉइस बिकॉज इसमें ओवर द इयर्स इनको 1975 से 2000 पता नहीं 2 तक का पूरा एक पीरियड दिखाना होगा शोएब अख्तर का, जिसमें वेट गेन, वेट लॉस, मतलब काफ़ी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी होंगी, और उमैर जो है वो ये करते रहते हैं बाय द वे। हाँ, और उमैर के लाइक उनके डोले शोले भी शोएब जैसे हैं। शोएब इज अ बिग गाय एट हिज बॉडी। एनीवे, अच्छा, शोएब अख्तर के बचपन का किरदार अदा करने के लिए हमारे एक कॉलीग हैं मुबश्शिर हाशमी, मेरा ख्याल है उनको हम प्रपोज कर रहे हैं कि आप उनको ले शोएब अख्तर का बचपन उन्हें ही किरदार अदा करना चाहिए। ये बायोपिक जो है ये अगले साल 16 नवंबर 2023 को रिलीज होने का इम्कान है। और कुछ नहीं, आगे चलो। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट है हमने देना मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद। आज इनकी 15वीं बरसी है, और 1949 को ये कंडियार और ज़िला नवाबशाह में पैदा हुए। एग्रीकल्चर बैंक में मुलाजमत करते थे और रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोड्यूसर शहजाद खलील ने अपने ड्रामे उड़ता आसमान से टीवी पर इन्हें मुतारिफ करवाया। अच्छा, कमाल किस्म के अदाकार थे, और क्या फेशियल एक्सप्रेशन। शोहरत का आगाज़ ना इनका ड्रामा था, शायद आपको याद होगा, तीसरा किनारा उससे हुआ था। चलिए जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे अगेन, एंड वी गोना सी यू टुमारो आई गेस। हैव अ ग्रेट डे। हैव अ ग्रेट डे।